9 नवंबर 2015 सोमवार का दिन शंकराचार्य ग्रुप के मालिक श्री IP मिश्रा के बेटे अभिषेक मिश्रा दोपहर में अपने घर एक ट्रिप से लौटे। अभिषेक शंकराचार्य ग्रुप में डायरेक्टर थे और उसी दिन दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर भिलाई स्थित अपने घर लौटे थे। 32 वर्ष के अभिषेक अपने पिता की करोड़ों की संपत्ति के अकेले वारिस थे। शंकराचार्य ग्रुप के तमाम इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजेस छत्तीसगढ़ में ऑपरेट करते हैं। सन 2015 में इनका टर्नओवर 200 करोड़ के आसपास था। अभिषेक उस साल रायपुर में हुए चैंपियंस टेनिस लीग में शामिल होने वाली रायपुर रेंजर्स टीम के मालिक भी थे। यही नहीं, उन्होंने नक्सल समस्या पर आधारित आलाप नाम की एक फिल्म भी प्रोड्यूस की थी। इसके अलावा उनके परिवार में थीं उनकी खूबसूरत पत्नी और एक प्यारी सी बेटी, यानी अभिषेक की जिंदगी हर मायने में कंप्लीट थी। ऐसी कोई खुशी ना थी जो उन्हें ना मिली हो। नवंबर की इस शाम को अभिषेक के घर लौटने के थोड़ी ही देर बाद उनका मोबाइल फ़ोन बजा। अभिषेक ने फ़ोन उठाया, 2 मिनट बात की, फिर अपनी पत्नी जया मिश्रा से कॉलेज से थोड़ी देर में आने की बात कहकर निकल गए। घर वालों को यही पता था कि अभिषेक कॉलेज में किसी काम से गए थे, इसलिए जब उनको लौटने में देर होने लगी तब पहले तो उनको चिंता नहीं हुई, पर थोड़ी ही देर में शाम ढल गई और रात घिरने लगी, पर अभिषेक का कहीं कोई अता पता नहीं था। चिंतित घर वालों ने अभिषेक को फ़ोन करना शुरू किया, पर उनका फ़ोन नहीं उठा। परेशान घर वाले काफ़ी देर तक फ़ोन मिलाते रहे। अभिषेक का फ़ोन उठा तो नहीं, पर उनके फ़ोन से व्हाट्सएप मैसेजेस ज़रूर आए, जिनमें उन्होंने उस रात घर ना आने की बात कही। इन मैसेजेस में अभिषेक ने बताया कि वे रायपुर में किसी काम में फंस गए थे और रात बाहर ही बिताने वाले थे। अभिषेक के कई मैसेजेस आए, जिन्हें देखकर परिवार वाले आश्वस्त हो गए। अगले दिन यानी 10 नवंबर 2015 की सुबह से ही अभिषेक के घर में उनका इंतज़ार होने लगा। ये दिन दिवाली का दिन था। त्योहार वाले दिन सारे परिवार वाले बेसब्री से अभिषेक का इंतज़ार कर रहे थे। दिन बीतता जा रहा था, पर आज भी ना तो अभिषेक खुद आए, ना ही उनका कोई फ़ोन, ना कोई मैसेज। घर वालों ने जब अभिषेक को फ़ोन मिलाया तब उनका फ़ोन स्विच ऑफ मिला। ऐसे में घर वालों का परेशान होना लाजमी था। अभिषेक के सारे दोस्तों को फ़ोन मिलाया गया, पर उनमें से किसी को भी उनकी कोई खबर नहीं थी। दोपहर होते होते अभिषेक के परिवार वाले बदहवास हो चले थे। करीब 24 घंटे से उनका कोई अता पता नहीं था। अब अभिषेक के पिता और शंकराचार्य ग्रुप के मालिक श्री IP मिश्रा ने पुलिस से संपर्क किया और अभिषेक की गुमशुदगी की रिपोर्ट जेवर पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी गई। मामला अब गंभीर हो चला था। पुलिस और परिवार वालों का पहला अंदेशा किडनैपिंग का था। इतने रईस और रसूख वाले परिवार का इकलौता वारिस अचानक ही कैसे गायब हो सकता था? परिवार वाले और पुलिस दोनों ही फिरौती की कॉल की उम्मीद कर रहे थे। मिश्रा परिवार के घर के सारे फ़ोन टेप किए जाने लगे। उम्मीद थी कि देर सवेर फिरौती के लिए फ़ोन आएगा और उसी समय किडनैपर को ट्रैप कर लिया जाएगा। उधर पूरे शहर में अभिषेक और उनकी स्कोडा कार की तलाश चालू हो गई। दिन बीतते जा रहे थे, पर पुलिस को कहीं कोई सफलता हाथ नहीं लग रही थी। फिर आया वह कॉल जिसका पुलिस और परिवार को बेसब्री से इंतज़ार था। अभिषेक की गुमशुदगी के कुछ ही दिन बाद उनके पिता के पास एक फ़ोन कॉल आया। फ़ोन करने वाले ने अपनी बात की शुरुआत की लाल सलाम से। उसने बताया कि अभिषेक उनके पास था, सही सलामत था, पर उसकी रिहाई के लिए कॉल करने वाले ने कई करोड़ रुपयों की मांग की। यह कॉल अभिषेक के परिवार वालों के लिए मिश्रित भावनाएं लेकर आया। जहां एक तरफ उनको राहत थी कि अभिषेक जिंदा और सही सलामत था, वहीं किडनैपर के लाल सलाम से घबराहट और बढ़ गई। लाल सलाम शब्द का इस्तेमाल इस ओर इशारा कर रहा था कि अभिषेक की किडनैपिंग के पीछे नक्सलियों का हाथ था। अभिषेक के पिता श्री IP मिश्रा ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए कई हाई प्रोफाइल लोगों से मदद की गुहार की। दुर्ग रेंज के तत्कालीन IG श्री प्रदीप गुप्ता से उनकी जान पहचान थी।
इसके अलावा तत्कालीन गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने स्वयं इस मामले में दिलचस्पी ली। स्टेट की पुलिस मशीनरी पर अभिषेक को जल्द से जल्द ढूंढ लाने का दबाव था और पूरा पुलिस प्रशासन दिन रात अभिषेक की खोज में लगा हुआ था। पर ना तो अभिषेक का ही कोई पता लग रहा था, ना ही उसकी स्कोडा कार का। उधर पुलिस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स को फिरौती के लिए आ रही कॉल्स पर भी शक हो रहा था। किडनैपर्स का अपनी हर कॉल को लाल सलाम से शुरू करना उनके गले के नीचे नहीं उतर रहा था। नक्सलियों के काम करने के तरीके से वाकिफ जानकारों का कहना था कि नक्सली अपनी कॉल्स को कभी भी लाल सलाम से शुरू नहीं करते हैं। उधर अभिषेक के मोबाइल फ़ोन की आखिरी लोकेशन ट्रेस की जा रही थी। 9 नवंबर 2015 को अभिषेक का फ़ोन स्मृति नगर से रायपुर तक ट्रेस किया गया। रायपुर पहुंचने पर यह फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और दोबारा कभी ऑन नहीं हुआ। अभिषेक की आखिरी लोकेशन पर तो पुलिस को कुछ नहीं मिला, लेकिन वहां तक पहुंचने के रास्ते में एक टोल नाका पड़ता था। उसके सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को दिखाई दी अभिषेक की स्कोडा कार, पर यह सीसीटीवी फुटेज साफ नहीं था। उसमें बैठा हुआ एक आदमी तो दिख रहा था, पर इसके अलावा कुछ भी स्पष्ट नहीं था। पुलिस तलाश करती रही। फिर एक दिन इस केस में उनको पहला ब्रेक मिला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट से कुछ पहले अभिषेक की कार लावारिस हालत में मिली। पुलिस फौरन वहां पहुंच गई और कार को कब्जे में ले लिया गया, पर कार के अंदर पुलिस को अभिषेक का कोई सुराग नहीं मिला। कार के अंदर पुलिस को ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे अभिषेक की तलाश आगे बढ़ पाती। अब पुलिस को भी यकीन हो चला था कि अभिषेक को किडनैप ही किया गया था, पर फिरौती के लिए आ रही कॉल्स भी उनको मिसलीडिंग लग रही थीं। पुलिस को लग रहा था कि इन कॉल्स के द्वारा उन्हें गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी। अभिषेक को लापता हुए अब तक कई हफ्ते बीत चुके थे, पर पुलिस को अपनी तफ्तीश में कोई खास कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। रईस घराने के बेटे का इस तरह से लापता हो जाना बड़ा ही अजीब था और पुलिस महकमे के ऊपर उसको जल्द से जल्द ढूंढ लाने का बहुत प्रेशर भी था। पुलिस की एक टीम दिन रात अभिषेक के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाल रही थी, जिससे उसके किडनैपर्स का कोई सुराग मिल सके। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे प्रकरण में छत्तीसगढ़ पुलिस ने करीब 1 करोड़ कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की थी। अंत में पुलिस ने 1800 फ़ोन नंबर्स को शॉर्टलिस्ट किया। इन नंबर्स की तफ्तीश में जुटी पुलिस को एक नंबर मिला। ये नंबर था किमसी कंबोज नाम की एक महिला का। किमसी कंबोज शादी के बाद किमसी जैन के नाम से जानी जाती थी। किसी ज़माने में किमसी अभिषेक के कॉलेज में उसकी प्राइवेट सेक्रेटरी का काम करती थी, पर 2 साल पहले किमसी ने शंकराचार्य इंस्टीट्यूट छोड़ दिया था और कहीं और नौकरी कर रही थी। पर कॉल रिकॉर्ड से साफ था कि किमसी और अभिषेक के बीच लगातार बात होती रहती थी। एक एक्स एम्प्लॉय का अपने पूर्व बॉस से इतना ज़्यादा टच में रहना पुलिस को संदेहास्पद लगा। उन्होंने किमसी के अतीत की गहन जांच पड़ताल की तो पता चला कि किसी ज़माने में किमसी और अभिषेक में करीबी संबंध थे जो काफ़ी समय तक बने रहे। फिर किमसी की शादी विकास जैन नाम के बिजनेसमैन से हो गई और किमसी नौकरी छोड़कर अपनी गृहस्थी में रम गई। पर दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स कुछ और कहानी कह रहे थे। कॉल रिकॉर्ड से यह साफ था कि नौकरी छोड़ने और शादी होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के टच में थे। यही नहीं, 6, 7 और यहाँ तक कि गुमशुदगी वाले दिन यानी 9 नवंबर 2015 को भी किमसी ने अभिषेक को फ़ोन किया था। पूछताछ करने पर किमसी ने पुलिस को बताया कि अभिषेक से उसकी बात प्रोफेशनल थी और वे सिर्फ काम के सिलसिले में ही एक दूसरे से बात करते थे। पुलिस ने किमसी जैन के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन को खंगालना शुरू किया तो पाया कि गुमशुदगी वाले दिन किमसी और अभिषेक का फ़ोन अलग अलग लोकेशन पर थे। यानी उस दिन किमसी की अभिषेक से बात तो हुई थी, पर उस रात वह अभिषेक के साथ नहीं थी। पुलिस की तफ्तीश फिर एक बार डेड एंड पर पहुंच गई। अभिषेक की गुमशुदगी की इस गुत्थी का कोई सिरा पुलिस को नहीं मिल पा रहा था। इस दौरान आईजी प्रदीप गुप्ता के शक की सुई बार बार घूमकर किमसी पर ही आ रही थी। उनको ऐसा अंदेशा हुआ कि हो न हो अभिषेक की गुमशुदगी में किमसी का कोई ना कोई हाथ जरूर है। इसी सोच के साथ जांच का दायरा बढ़ाया गया और किमसी के साथ साथ उसके परिवार वालों की भी जांच शुरू हो गई।
पुलिस डिपार्टमेंट ने किमसी के पति विकास जैन के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की तो पाया कि विकास जैन और अभिषेक मिश्रा की कभी फ़ोन पर बात नहीं हुई थी। उन दोनों में कम से कम फ़ोन पर तो कभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से अनजान थे और इन्वेस्टिगेशन फिर एक बार डेड एंड पर पहुंचने वाला था। पर 9 नवंबर 2015 की रात की लोकेशन ट्रेस करने पर पुलिस के सामने एक बड़ी हैरत अंगेज चीज सामने आई। उस पूरी शाम स्मृति नगर से लेकर अभिषेक की आखिरी लोकेशन तक विकास जैन और अभिषेक की लोकेशन सेम थी। जिन जिन रास्तों पर अभिषेक के फ़ोन को ट्रेस किया गया, उन रास्तों पर विकास के फ़ोन को भी ट्रेस किया गया। यहाँ तक कि रायपुर का वह एयरपोर्ट जहाँ अभिषेक की स्कोडा गाड़ी लावारिस हालत में पाई गई, वहाँ उसी समय विकास का फ़ोन मौजूद होने के सबूत मिले। जो दो लोग कभी आपस में ना मिले हों, उनका अभिषेक की गुमशुदगी वाली रात एक दूसरे के साथ होना बेहद संदेहास्पद था। अब तक तारीख हो चुकी थी 22 दिसंबर 2015। अभिषेक की गुमशुदगी के 44वें दिन पुलिस को इस केस में पहली सॉलिड लीड मिली। किमसी के पति विकास जैन को फौरन पुलिस हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ करने पर पहले तो विकास ने किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार कर दिया, पर जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तब विकास ने जो बताया उससे अभिषेक के घर वालों का सबसे बड़ा डर हकीकत में बदल गया। अभिषेक की मौत हो चुकी थी और कातिल और कोई नहीं, अभिषेक की एक्स गर्लफ्रेंड के पति और चाचा थे। पुलिस हिरासत में विकास ने जो कहानी बताई उसे सुनकर समाज दो हिस्सों में बंट गया। कुछ को मृतक से हमदर्दी थी तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कातिलों से हमदर्दी है। विकास जैन ने पुलिस को बताया कि शादी से पहले जब किमसी अभिषेक के कॉलेज में उसकी प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर काम करती थी, तब दोनों में नज़दीकियां बढ़ीं और दोनों में अंतरंग संबंध स्थापित हो गए। फिर अभिषेक की कहीं और शादी हो गई। कुछ दिन बाद किमसी ने नौकरी छोड़ दी और दूसरी जगह नौकरी कर ली, पर अभिषेक के साथ उसके संबंध बने रहे। यहाँ तक कि 2013 में विकास जैन से शादी के बाद भी किमसी अभिषेक के टच में थी। लेकिन विकास और किमसी के अनुसार शादी के बाद किमसी अभिषेक से कोई नाता नहीं रखना चाहती थी। वह अभिषेक से अपने संबंध समाप्त कर लेना चाहती थी, पर अभिषेक उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। अभियुक्तों के अनुसार स्वयं एक बेटी का बाप होने के बाद भी अभिषेक किमसी पर संबंध बनाए रखने का दबाव डालता रहता था, जिससे किमसी बहुत परेशान रहती थी। किमसी के अनुसार अभिषेक की अनैतिक मांगों की वजह से वह डिप्रेशन का शिकार रहने लगी थी। जब किमसी के बर्दाश्त की हदें पार हो गईं, तब उसने ये सारी बात अपने पति विकास जैन को बताई। यह सब सुनकर विकास के गुस्से की कोई सीमा ना रही और उसने अभिषेक को रास्ते से हटाने की ठान ली। अपने इस प्लान में उसने किमसी के सगे चाचा अजीत सिंह को भी साथ ले लिया। प्लान के अनुसार अपने एक रिश्तेदार के स्मृति नगर स्थित मकान में अभिषेक का काम तमाम करने का षड्यंत्र रचा गया। इसी के तहत घटना से 3 दिन पहले ही स्मृति नगर के इस घर के अहाते में 8 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया गया। ये गड्ढा अभिषेक के लिए खुदवाया गया था। 9 नवंबर 2015 को जब अभिषेक दिल्ली से लौटा, तब किमसी ने फ़ोन करके उसे स्मृति नगर वाले इस घर पर बुलाया। शाम को अभिषेक उस घर में पहुंचा जिस घर के पिछवाड़े में एक गहरा गड्ढा उसकी लाश का इंतज़ार कर रहा था और जहां विकास जैन और अजीत सिंह पहले से ही घात लगाए उसका इंतज़ार कर रहे थे। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही इन दोनों ने एक भारी लोहे की रॉड से अभिषेक पर हमला कर दिया। अभिषेक घायल होकर नीचे गिर पड़ा। इस समय इन दोनों ने एक धारदार हथियार से उस पर हमला करके उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। इस दिन छोटी दिवाली थी। त्योहार का माहौल था। पूरे देश में लोग दीपक जला रहे थे, पर अभिषेक के जीवन की लौ बुझाई जा चुकी थी। विकास जैन का बदला पूरा हो चुका था। अभिषेक की लहूलुहान लाश उसके कदमों में पड़ी थी। अब बारी थी सबूत मिटाने की। सबसे बड़ा सबूत थी अभिषेक की स्कोडा कार। तय यह हुआ कि इस कार को भिलाई से दूर रायपुर में एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया जाए।
इधर अभिषेक के घर वालों का फोन पर फोन आना चालू हो चुका था। घर वालों को बरगलाने के लिए विकास ने उनको अभिषेक की तरफ से मैसेज किए, यह बताते हुए कि वह किसी काम में फंस गया था और उस रात घर वापस नहीं लौट सकता था। अभिषेक की गाड़ी को ठिकाने लगाने विकास जैन उसकी गाड़ी को लेकर निकल पड़ा। पीछे पीछे किमसी के चाचा अजीत सिंह अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकले। भिलाई से रायपुर जाने वाली सुनसान सड़क पर भागती हुई गाड़ी सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई, जिसे बाद में पुलिस ने अपनी तफ्तीश में देखा तो पर चूंकि कैमरों में कैद तस्वीरें साफ नहीं थीं, इसलिए वे किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाए। इसी दौरान विकास के हाथ में था अभिषेक का मोबाइल फोन, जिससे वह अभिषेक के घर वालों को लगातार मैसेज कर रहा था। इसी दौरान उसका खुद का फोन भी उसके पास था। ये दोनों फोन भिलाई से रायपुर जाने वाले रास्ते के तमाम टावरों पर एक साथ एक ही समय सिग्नल पकड़ रहे थे। इसी सबूत के आधार पर बाद में भिलाई पुलिस ने विकास को धर दबोचा। अभिषेक की गाड़ी को एक सुनसान जगह पर छोड़ने के बाद विकास अजीत के साथ वापस स्मृति नगर आया, जहां अभिषेक की लाश को ठिकाने लगाना बाकी था। दुनिया के तमाम ऐशो आराम और दौलत कभी जिसके कदम चूमते थे, उस अभिषेक की लाश को प्लास्टिक में लपेटकर उसी 8 फीट के गड्ढे में दफना दिया गया, जो 3 दिन पहले ही खुदवा दिया गया था। गड्ढा पाटने के बाद किसी को शक न हो, इसलिए गोभी के पौधों को उस पर लगा दिया गया। अगले दिन अभिषेक की खोज में अफरा तफरी मचनी शुरू हो गई। कुछ दिन बाद जब मामला तूल पकड़ने लगा, तब पुलिस को गुमराह करने के लिए और इस गुमशुदगी को नक्सलियों द्वारा अपहरण का जामा पहनाने के लिए अभियुक्तों द्वारा कई बरगलाने वाले फोन कॉल्स अभिषेक के परिवार वालों को किए गए, पर पुलिस के मजे हुए अफसरों की आंखों में धूल झोंकने में वे सफल नहीं हुए और अंत में पुलिस की बेहतरीन जांच उन्हें सीधा कातिलों तक ले आई। अभियुक्तों की निशानदेही पर और अपनी गुमशुदगी के 44 दिन बाद यानी 23 दिसंबर 2015 को पुलिस ने स्मृति विहार वाले घर के बगीचे से एक लाश बरामद की, पर यह लाश इतनी सड़ चुकी थी कि उसको पहचान पाना नामुमकिन था। पर लाश के ऊपर पुलिस को और भी चीज़ें मिली, एक अंगूठी, एक चेन और एक घड़ी। इसी घड़ी से अभिषेक मिश्रा की पत्नी ने लाश की पहचान की। बाद में कोर्ट में जब उनसे पूछा गया कि वे इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकती थी कि वह घड़ी अभिषेक की ही थी, तब बिलखती हुई उनकी पत्नी ने कोर्ट से कहा कि ये घड़ी मैंने ही उनको गिफ्ट की थी। अनैतिक आचरण की इस खाई में 2 बसी बसाई गृहस्थियां गिर के तबाह हो गईं। 11 मई 2021 को दुर्ग की जिला अदालत ने विकास जैन और अजीत सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं किमसी जैन को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।